हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर संस्कृत में आपका जो टॉपिक सेकंड है यानी इकाई नंबर 2 जो है आपका, वो है टॉपिक आपका संधि प्रकरण। ठीक है, तो इस संधि प्रकरण में आप लोगों को मैं संधि के बारे में बताऊंगी, यानी संस्कृत में आपकी संधि कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और सभी के बारे में आपको नियमानुसार बताने वाली हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप डीएलएड कर रहे हैं या कोई भी आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊँगी, इसके नियम, इसके उदाहरण को। तो क्लास को देखना ध्यानपूर्वक और बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करिएगा। सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा कि कैसे आपको चुटकियों में संधियाँ सारी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे तक आपकी क्लास का। तो नोटिफिकेशन ना आने की यही वजह है कि आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो। बेल आइकन को आप लोग साइड में होता है उसको दबा दिया करिए, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही मैं किसी क्लास को अपलोड करूँगी या फिर लाइव क्लासेस लूँगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं कौन सी क्लास कब लेने वाली हूँ, आप लोग किस समय आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास से लेने से आधे घंटे पहले ही इन्फॉर्मेशन उसकी दे देती हूँ, सूचना उसकी दे देती हूँ। तो चलिए, हो गई ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो मैथ की क्लास है वो आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की डेली होती है। तो आप लोग मैथ की क्लास देखना ना भूलें। और आपको बता दूं वहाँ पर आपके 9 टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें से और कल आपका 10वां टॉपिक है, यानी कि आपके 20 टॉपिक हैं आपके मैथ में, और यानी आपके सिलेबस में, जिसमें से 10 मैंने आपके कवर होने वाले हैं। कल कवर हो जाएंगे 10 के 10, यानी आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, और उससे पहले मैंने मैथ के सारे टॉपिक वाइज क्लासेस कराना शुरू कर दी है, ताकि आप लोगों को रिजल्ट के बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना पढ़ने का, तो आप लोग अभी से ही उसको पढ़ लीजिए, अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि आप लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम मैथ की क्लासेस लीजिए, सारी क्लासेस शुरू कर दीजिए, और जब शुरू कर देती हूँ आपके कहने पर तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, मुझे ना कहना पड़े। आप खुद ही समझदार हो, आप ही बोलते हो और आप ही नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरी जो ये क्लासेस देख रहे हैं, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब की होती हैं। मोर का ऑप्शन है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, सेकेंड की, फिर थर्ड की। तो आप स्क्रॉल करिएगा ऊपर तो आपको थर्ड सेमेस्टर की जितने भी सब्जेक्ट मैंने कराए हैं सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप क्लास बाई क्लास आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब इस क्लास को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और हम बीच में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है संधि। तो संधि हम इसको संस्कृत में कैसे तोड़ कर लिखते हैं? सम, ये सम उपसर्ग, और ये क्या है, सम उपसर्ग होता है। ठीक है, ये सम उपसर्ग, यानी ये देखिए लिखा हुआ है, ये सम उपसर्ग और धा धातु और की प्रत्यय से बनी होती है। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बनी होती है। कि आपका ये एक प्रत्यय है, धा आपकी धातु है, सम आपका उपसर्ग है। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो संधि है ये सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बनी होती है। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संधि जो है वो किससे बनी होती है। तो संधि में सम क्या होता है, उपसर्ग होता है, धा क्या होता है, धातु होता है, की हमारा प्रत्यय होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो शब्द का अर्थ होता है, यानी कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी इसका मतलब होता है मेल, यानी दो वर्णों का मेल। योग, दो वर्णों के योग से मिलकर बनी होती है, इसका मतलब प्रेम भी होता है, जोड़ भी होता है, हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो संधि बनती है। संबंध से होता है, यानी दो वर्णों के संबंध या उसके मेल से या उसके योग से या उसके जोड़ से हम क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, योग, प्रेम, जोड़, संबंध इत्यादि, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि संधि होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ये अगर आपसे पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं या इसको परिभाषित कीजिए, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, यानी जो बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, यह वह संधि कहलाता है।
तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, तो संधि जो आपका है ये पुल्लिंग होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके टेट सीटेट में और कभी कभी डीएलएड में भी पूछ लिया जाता है। जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपसे क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो ये पूछा जाता है और आप इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हो और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि संधि क्या है, पुल्लिंग होती है। संधि जो होता है वर्ण विधि पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप दो निकटवर्ती वर्णों का ही तो परस्पर मेल कर रहे हो, तो संधि किस पर आधारित है? वर्ण विधि पर आधारित होती है ना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिला कि संधि किस पर आधारित होती है? वर्ण विधि पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए, बहुत से लोग सोचेंगे शब्द पर आधारित होती है, क्योंकि आप जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जब एक शब्द बनाते हो तो आप सोचते हो, या उससे संधि बनाते हो तो आप सोचते हो कि हम उसको क्या करेंगे, इसको शब्द कहते होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर वर्ण विधि पर हमारी संधि आधारित होती है। तो आपने जो चीज़ें आप नहीं जानते थे वो भी सीखा। आपने ये सीखा कि संधि का हमको कई नामों से इसको जानते हैं। संधि का मतलब मेल होता है, योग होता है, प्रेम होता है, जोड़ होता है, संबंध होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि दो निकटवर्ती वर्णों यानी जो पास पास के जो वर्ण होते हैं, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या जो परिवर्तन या जो बदलाव होता है वो संधि कहलाता है। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि संधि क्या होती है, पुल्लिंग होती है या पुल्लिंग होता है। और संधि जो होती है ये किस पर आधारित होती है? वर्ण विधि पर आधारित होती है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। संधि को तोड़कर हम जब उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सम जो होता है वो हमारा उपसर्ग होता है, धा हमारी धातु होती है, कि हमारा प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, जैसे आप हिंदी में भी पढ़ते चले आए हो। संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, ठीक है। जरा सा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इन संधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो संधि है वो है स्वर संधि, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वर संधि है, ठीक है। तो चलिए आज हम स्वर संधि की ही बात करते हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्वर संधि, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थोड़ा ये बड़ा भी है अपने इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि यानी स्वरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अच संधि के नाम से भी इसे जानते हैं। अच का मतलब है, अच में जो आपके जितने भी स्वर आ जाते हैं ना, आ से लेकर चा तक, यानी कि आ, ई, ऊ, री, री, लिरी का ए, औन, ए, औच, ठीक है। ए, औच आप पढ़ते हो ना, आ, ई, ऊ, री, लिरी, ए, औन, ए, औच, ठीक है। ये आ जाते हैं आपके, यानी ये अच संधि होती है। मैं आप लोगों को एक बार लिख कर बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आ, ई, ऊ, नी पढ़ते हो, ठीक है। आ, ई, ऊ, डी, सॉरी, आ, ई, ऊ, डी, फिर क्या पढ़ते हो? री लिरिक, क्या पढ़ते हो? री लिरिक, ठीक है, री लिरिक। और आप क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो ए ओंग, ठीक है, ए ओंग, ए ओंग, आई आउच, ठीक है। और क्या होता है? ए ओंग, आई आउच, आई, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखकर दिखा दे रही हूँ, आई आउच, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? आ से लेकर के चा तक, ठीक है, ये आपके स्वर होते हैं इसमें। तो स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पेपर में अगर स्वर संधि के बजाय अच लिखकर आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि ये हमारी स्वर संधि की बात कर रहा है। हो सकता है संस्कृत का पेपर है तो आपका संस्कृत में अच संधि लिख कर आ जाए। अब आपके माइंड में ये चल रहा है, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है, मेरी क्लास को अच्छे से नहीं देखा है, तो आप सोचोगे मैम ने तो बताया था जैसे हिंदी में स्वर होता है, व्यंजन होता है और विसर्ग होता है, विसर्ग संधि होती है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो अच संधि आ गई, तो स्वर को ही हम अच संधि कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो संस्कृत में अच संधि भी लिखकर आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार सारी चीज़ों को बता रही हूँ। अब स्वर संधि या अच संधि क्या होती तो आपको अच्छे से पता है, जैसे आप हिंदी में भी पढ़ते चले आ रहे हो।
कि जब दो स्वरों का मेल होता है, यानी जब दो स्वरों का मेल होता है, जैसे कि छोटा आ से बड़े आ का मेल हो, या छोटा आ से छोटा आ का मेल हो, ठीक है, या छोटी ई से छोटी ई का मेल हो, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करूँ, या बड़ी ई से बड़ी ई का मेल हो, तो ये स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, ठीक है। तो जब दो स्वरों का मेल होता है, यानी छोटा आ से बड़ा आ मिलाया तो बड़ा आ बना, छोटी ई से बड़ी ई मिलाया तो बड़ी ई बना, छोटी ई से छोटी ई मिलाया तो बड़ी ई बना, बड़ी ई से बड़ी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगा, ठीक है, यानी कि बड़ी चीज़ आएगी, ठीक है। और ये इस तरीके से यानी स्वरों का मेल हो रहा है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि जब दो स्वरों का मेल होता है तब वह स्वर संधि या अच संधि कही जाती है, ठीक है। अच का मतलब ये होता है, यहाँ पर स्वर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब दो स्वरों का मेल होता है तब वहाँ क्या होता है, स्वर संधि या अच संधि कही जाती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमारी स्वर संधि जो है वो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। संस्कृत में स्वर संधि 7 प्रकार की होती हैं, यानी स्वर संधियों में संधियाँ 7 प्रकार की होती है। पहला होता है सा स्वर्ण दीर्घ संधि, ठीक है, यानी कि हम इसको सावर्ण दीर्घ भी बोलते हैं, स्वर दीर्घ संधि, या आप दीर्घ संधि भी होगा तो कोई बात नहीं है। दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यड़ संधि, पांचवी होती है अयादि संधि। जैसे आप पढ़ते आते हो स्वर संधि में कौन सा होता है, दीर्घ, गुण, ठीक है, वृद्धि, यड़, अयादि, और इसमें 2 और होती है, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ये पूछी नहीं जाती है, बहुत रेयर केस ऐसा होता है जो भले ही पूछ ली जाए, अभी तक तो नहीं पूछी गई है डीएलएड में, लेकिन ये होती है, इसलिए मैंने इनको बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये आपकी 7 संधि होती हैं, यानी 7 स्वर संधि होती हैं आपके संस्कृत में, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना जरूरी था। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, है ना। ये जो संधि हमारी जो है, इनमें से स्वर संधि की पहली संधि दीर्घ संधि की बात करते हैं, पहले प्रकार की बात करते हैं। तो चलिए हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सर्वणे दीर्घा, ठीक है। क्या इसका सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है अकः सर्वणे दीर्घा, ठीक है। अका सर्वणे दीर्घा का मतलब ये कहा गया है कि अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण, ठीक है, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अक प्रत्याहार का मतलब क्या आपका हो गया, आ ई उ री री, ठीक है। तो ये अक प्रत्याहार हुए, ठीक है। क्या लिखते हो, आ ई उ री और ली, ये आपके क्या होते हैं, अक प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। तो अक प्रत्याहार के बाद उसका सा वर्ण आए, सा वर्ण का मतलब ये है कि आ ई उ री ली यही आए, ठीक है, मतलब उसके समान, उसके ही जैसा वर्ण आए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ बना देते हैं, यानी कि छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ बना देंगे, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना देंगे, ठीक है। छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, यानी कि अगर छोटा या बड़ा आ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा आ ही बनेगा, छोटा आ होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटी ई और छोटी ई का मेल होगा तो भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो भी बड़ी ई बनेगा। समझ में आ गया? यानी ये कहा गया है कि अक प्रत्याहार के बाद, यानी कि आ ई उ री के बाद उसका सा वर्ण आए, यानी उसी के जैसे वर्ण आए, यानी कि अक प्रत्याहार ही आए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्रस्व या दीर्घ के बाद, हम सेकेंड पॉइंट ये भी कह सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि ये कहा गया है, जैसे मान लो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ की बात ये कही गई, चाहे छोटा वर्ण आए चाहे बड़ा वर्ण आए, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा बनेगा, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए छोटा और बड़ा आ की संधि, तो यहाँ पर देखिए छोटा आ और छोटा मिलकर बड़ा आ बना दिए, यानी कि ह्रस्व स्वर आकर दीर्घ स्वर बनाया। फिर देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर बनाए। अभी जैसे ऊपर आपने यहाँ पर पढ़ा कि क्या यहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि ये कहा गया है कि ह्रस्व और दीर्घ के मिल जाने पर भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ और ह्रस्व स्वर के मिल जाने पर भी दीर्घ स्वर
बनेगा, और दीर्घ स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर बनेंगे। ठीक है, यानी कि ये कहा गया है कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, छोटा आ और प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ, यानी कि बड़ा आ ही बनेगा, यानी दीर्घ स्वर बनेगा। समझ में आ गया आपको? चाहे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से मिल रहा हो तो भी आपका उत्तर दीर्घ स्वर ही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पर लिखा है धर्म प्लस अर्थ। क्या लिखा है? धर्म प्लस अर्थ। तो हम चलिए इसको तोड़ कर आपको समझाते हैं। क्या लिखा गया है? धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म प्लस अर्थ ये आपका दिया गया है। तो देखिए धर्म को हम तोड़ते हैं, तो धर्म, तो ये धर्म जो है आपका, इसमें से आ निकल रहा है, माँ को आप जब तोड़ोगे तो क्या होगा? आपका क्या निकलेगा? आ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, चलिए हम इसको तोड़कर दिखाते हैं आपको। तो हम धर्मार्थ को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? धा को तोड़ा, तो ये धा हलंत लग जाएगा, इसमें आ जाएगा, प्लस रा, इसमें हलंत लगेगा, प्लस आ। ठीक है, धर्म आ हो जाएगा, प्लस माँ, और माँ में भी क्या होगा? हलंत लगेगा, प्लस छोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए छोटा आ निकला, धर्म को हमने तोड़ा इस तरीके से, छोटा आ निकला, तो यहाँ पर हो गया छोटा आ। ठीक है, छोटा आ और प्लस ये देखिए अर्थ का छोटा आ, तो प्लस अर्थ का छोटा आ मिलकर क्या बना दिया? छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बन गया बड़ा आ। तो ये धर्म प्लस अर्थ मिलकर क्या बन गया? धर्मार्थ बन गया। क्या बन गया? धर्मार्थ बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है हिमालय। ठीक है, हिम प्लस आलय, तो हिम प्लस आलय से क्या बन गया? हिमालय। क्या? देखिए हिम में माँ में क्या है? आप हिम को तोड़िए तो माँ जो है ये आपका, यहाँ से इन दोनों को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पर माँ में हलंत लगाए, ये आ गया आ, यानी छोटा आ निकला, और ये प्लस क्या है? बड़ा आ है। तो हमने बस इतना तोड़ा है ना, माँ से छोटा आ निकालिए और ये बड़ा आ हो गया। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना दिए? बड़ा आ बना दिए, जिससे क्या हो गया? यहाँ पर हिमालय हो गया। क्या हो गया? हिम प्लस आलय मिलकर क्या बन गया? हिमालय बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा देखिए विद्या प्लस अर्थी, यानी यहाँ पर विद्या में देखिए, विद्या में निकालिए वाह है, वाह में क्या है? छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे हलंत हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, प्लस धा, धा में बड़े आ की मात्रा है, धा में हलंत लगाया, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, और प्लस यहाँ का छोटा आ मिल गया, ये छोटा आ हो गया, प्लस क्या हो गया? था, था में बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, था में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, और रा है। ठीक है, तो अर्थी, ठीक है, अर्थी यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको अर्थी। ठीक है, तो हमें यहाँ से इससे अभी मतलब नहीं, हमें क्या है? सिर्फ ये देखिए हमारा मिल गया, यहाँ धा से क्या है? बड़ा आ निकला, और अर्थी से छोटा आ निकला, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना दिए? बड़ा आ बना दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? विद्या प्लस अर्थी हो गया विद्यार्थी। ठीक है, तो यानी कि दीर्घ संधि बन गई। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि बन गई। अब अगला देखिए हमारा क्या है? विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या से भी बड़ा आ निकल रहा है, यानी धा से क्या निकल रहा है? बड़ा आ निकल रहा है। ठीक है, और इस आलय से भी क्या निकल रहा है? बड़ा आ निकल रहा है। तो देखिए दोनों वर्ड क्या है? पास में है, यानी दोनों आपके स्वर वर्ण पास में है, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, यानी दीर्घ स्वर निकल रहा है। तो विद्या प्लस आलय मिलकर क्या बना देंगे? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे और ये हो जाएगा आलय। ठीक है, तो विद्यालय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, यानी छोटी ई और बड़ी ई की संधि। इसका नियम क्या है कि छोटी ई जो है, अगर छोटी ई को हम बड़ी ई से क्या करते हैं? जोड़ते हैं छोटी ई को बड़ी ई में, तो हमारी संधि क्या होगी? बड़ी ई आएगी। ठीक है, यानी दीर्घ स्वर संधि बनती है। या हम छोटी ई में बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई आएगा, बड़ी ई में छोटी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई आएगा, और बड़ी ई में बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई ही आएगा, यानी दीर्घ स्वर संधि आएगी। आप ह्रस्व से दीर्घ को करें तो भी दीर्घ आएगा, दीर्घ को ह्रस्व से करें तो भी दीर्घ आएगा, ह्रस्व को ह्रस्व से जोड़े तो भी दीर्घ बनेगा। ठीक है, और दीर्घ को दीर्घ से जोड़े तो भी दीर्घ स्वर संधि बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रवि प्लस इंद्र लिखा है, यानी कि क्या लिखा है? रवि प्लस इंद्र लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर क्या है रवि, यानी वा में क्या है, हम इतनी बात करते हैं तो वा में क्या है हमारा, वा में छोटी ई की मात्रा है, तो वा में क्या है, वा में छोटी ई की मात्रा है। और यहाँ पर इंद्र में क्या है, इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है। तो ये छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा मिलकर क्या बना देंगी, बड़ी ई की मात्रा बना देंगी, है ना, बड़ी ई बना देंगी। तो ये हमारा हो जाएगा रवींद्र। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और बना क्या बन जाएगा, रवींद्र। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, रवींद्र। तो रवि प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, रवींद्र। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे। जब छोटी और बड़ी ई को मिलाएंगे तो हमारी बड़ी ई बनेगा। यानी यहाँ पर गिरी है, गिरी में द्रा में क्या है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है गिरी प्लस ईश। तो क्या लिखा है, गिरी, दा में छोटी ई की मात्रा है, गिरी प्लस ईश लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, गिरी प्लस ईश। ठीक है, तो गिरी में रा में क्या है, देखिए हम इतनी बात करते हैं तो रा में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, रा में हलंत लगाए क्या है, छोटी ई की मात्रा निकली। और ईश में बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई यानी बड़ी ई की मात्रा नहीं, मतलब बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, इसको हम बड़ी ई बना देंगे क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा गिरीश, क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक है, बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, तो गिरी प्लस ईश मिलकर क्या बन जाएंगे, गिरीश बन जाएंगे। अगला है देखिए बड़ी ई और छोटी ई को हम जब इन बड़ी छोटी वर्णों को जोड़ेंगे, स्वर को जोड़ेंगे तो ये बड़ी ई बन जाएगा। यानी दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर को जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मही प्लस इंद्र है, यानी कि क्या है, मही प्लस इंद्र है। ठीक है, तो मही में हमारा क्या निकल रहा है, हाँ में हमारा क्या है, हम इतनी चीज़ देखेंगे तो हाँ में हमारा निकल रहा है, हाँ में बड़ी ई निकल रहा है। ठीक है, क्या है, बड़ी ई है। और यहाँ पर हमारा क्या है, इंद्र, यह हमारा छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटी ई है तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना दिए, बड़ी ई बना दिए। तो यहाँ हो गया महींद्र, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ी ई। तो ये हो जाएगा महींद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, महींद्र। ठीक है, ये देखिए मही प्लस इंद्र मिलकर बन गए महींद्र। अब क्या है, नदी प्लस ईश, यानी नदी, यहाँ पे भी बड़ी ई निकलेगी और यहाँ पे भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाती है। तो इसलिए यहाँ की नदी में देखिए, नदी में क्या है, नदी में आपका क्या है, बड़ी ई है। देखिए नदी में क्या है, दा में क्या लगा हुआ है, बड़ी ई लगा हुआ है। ठीक है, और प्लस यहाँ की ईश में भी क्या लगा हुआ है, ईश में भी बड़ी ई लगा हुआ है। ठीक है, तो ईश में भी बड़ी ई लगा हुआ है, तो बड़ी ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो ये हो जाएगा नदीश, क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। दा में बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो नदी प्लस ईश मिलकर हो जाएगा नदीश। ठीक है, चलिए अब हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि की बात करते हैं। इसमें नियम क्या बताता है, इसका नियम ये कहता है कि अगर आपकी संधि यानी कि छोटा आपका ह्रस्व ऊ है या आपका दीर्घ ऊ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ होगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है भानु प्लस उदय। तो चलिए हम इसको आपको थोड़ा ना अलग करके बता देते हैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे और इसको और थोड़ा सा डीपली बता देते हैं। तो यहाँ लिखा था भानु प्लस उदय। ठीक है, क्या लिखा था, भानु प्लस उदय। इसको हम थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं कलर। ठीक है, तो यहाँ पर भानु प्लस उदय लिखा था तो हम इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भा में बड़े आ की मात्रा है तो हलंत लगाया, भा में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, प्लस नु यानी ना में छोटे ऊ की मात्रा है, ना हलंत लगाया, ना में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, प्लस उदय में छोटा ऊ है, और क्या है, प्लस दा में छोटा आ लगा हुआ है। ठीक है, यानी दा को तोड़ेंगे तो दा हलंत लग के छोटा आ लग जाएगा, और या में भी मतलब आ छुपा हुआ है तो हलंत लग के छोटा आ लग जाएगा। ठीक है, ये बात हुई ना। तो अब हम इसको क्या बना देंगे, अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर भा में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भा में बड़ा आ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, प्लस ना हलंत लगा दिया और यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया। अब ये छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर दा उतार लेना है क्योंकि इनको तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने दा उतारा, दा में आ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दा बन जाएगा, प्लस या और आ मिलकर या बन जाएंगे। अब हम इनको लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, भा में बड़े आ की मात्रा, ना में बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, देखिए ना में बड़ा ऊ है तो ना में बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे,
बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे और द और या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भानुदय, ठीक है, क्या हो जाएगा भानुदय, ठीक है। तो ये देखिए भा में बड़े ऊ की मात्रा लग गई, कैसे हमने लगाया आपको सिखा दिया ना, भानुदय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है लघु प्लस ऊर्मी, क्या है लघु प्लस ऊर्मी। तो लघु प्लस ऊर्मी को कैसे लिखा है इन्होंने, चलिए इसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लघु प्लस ऊर्मी, चलिए तो ये क्या है लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी। तो चलिए हम थोड़ा सा ही तोड़कर बता दे रहे हैं वरना फिर लेंदी हो जाता है, आप एक बार समझ गए हो चीज़ों को। तो यहाँ पर ला हमने लिखा प्लस घा में क्या है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हलंत लगाकर छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, यानी छोटा ऊ सॉरी लिख देंगे, और यहाँ पर है बड़ा ऊ, ठीक है, प्लस इस तरीके से लिख दिया। अब इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ला प्लस घा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं। तो ये हो जाएगा घा, घा में बड़ा ऊ बन जाएगा, घा में बड़ा ऊ लगाएंगे, ठीक है, बड़ा ऊ लगा दिया प्लस माँ ला, तो ये हो जाएगा, देखो इसको जोड़ो क्या बन जाएगा लघूर्मी, ठीक है, क्या बन जाएगा लघूर्मी, ठीक है। थोड़ा सा पेन का यहाँ पर दिक्कत है तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये हो गया लघूर्मी। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे वधु उत्सव लिखेंगे। तो वधु उत्सव कैसे लिखेंगे, देखिए वधु में बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं, तो धा में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी वधु उत्सव, यानी ये बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर बन जाएंगे वधु उत्सव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भा में बड़े ऊ की मात्रा भू प्लस उधर्व, तो यहाँ भा में क्या है, भा में बड़े ऊ की मात्रा सॉरी बड़ा ऊ है, ठीक है, हाँ यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ है, प्लस क्या है यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, ठीक है, और दर्व, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भा में हलंत लगाएंगे प्लस धर्व लिख देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भा में बड़े ऊ की मात्रा भू धर्व, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए भू धर्व हो गया, ठीक है, यानी बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। इसी तरीके से वधु प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बना देंगे वधूर्जा, यानी ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वधूर्जा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गुण संधि की, चलिए गुण संधि भी सीख लेते हैं। तो गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि का सूत्र क्या होता है, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है गुण संधि का सूत्र, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, ठीक है। गुण का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आद गुणा, क्या हो गया आद गुणा। तो चलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि आ अथवा बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आने पर ए हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है, और री आने पर अर बन जाता है, और री आने पर अल हो जाता है। जैसे चलिए क्या बताया गया यहाँ पर, यानी कि अगर आ प्लस छोटी ई आएगा तो वो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, आ प्लस बड़ी ई आएगा तो भी ए बन जाएगा, यानी आ प्लस बड़ी ई भी आएगा तो भी ए बन जाएगा, ठीक है। बड़ा आ प्लस छोटी ई आएगा तब भी ये क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। छोटा आ प्लस बड़ी ई, यहाँ पर क्या है छोटा आ प्लस छोटी ई आएगा तो भी ये आपका ए बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर बड़ा आ प्लस बड़ी ई आएगा तो भी आपका क्या बनेगा ए बन जाएगा। ये इसके सूत्र होते हैं, ये इसके नियम होते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ण में किसी भी शब्द में छोटा यहाँ पर क्या है, किसी भी वर्ण में बड़ा आ बड़ी ई आएगा तो भी ए बनेगा, छोटा आ छोटी ई आएगा तो भी ए बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई सॉरी बड़ा आ छोटी ई आएगा तो भी ए बनेगा, छोटा आ छोटी ई आएगा तो भी ए बनेगा। कैसे, चलिए अभी आगे बताते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर किसी वर्ण में क्या है बड़ा या छोटा आ या बड़ा आ आता है और साथ में आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर छोटा आ प्लस छोटा ऊ आता है तो भी ओ बनेगा, ठीक है। अगर बड़ा आ प्लस छोटा ऊ आता है तो भी ओ बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका बड़ा आ और बड़ा ऊ आता है तो भी ओ बनेगा, ठीक है।
और आपका अगर छोटा आ और बड़ा ऊ आता है तो भी क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात कही गई है। तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ आएगा और इसके साथ री जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा, अर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर छोटा आ प्लस री है तो भी आपका अर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हलंत होना चाहिए। अगर बड़ा आ प्लस री है, ठीक है, री से ऋषि वाला, तो भी आपका अर बनेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ पॉइंट ये कहा गया है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके साथ ली जुड़ रहा हो तो आपका क्या है, अल बन जाएगा। ठीक है, अल बन जाएगा। तो छोटा आ प्लस अर जुड़ा है तो भी आपका क्या बनेगा, अल बन जाएगा। सॉरी, छोटा आ प्लस क्या होगा, ली जुड़ा होगा। छोटा आ प्लस ली जुड़ा होगा तो ये बन जाएगा अल। बड़ा आ प्लस ली जुड़ा होगा तो भी बन जाएगा अल। समझ में आ गया आप लोगों को, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चलिए एक एक करके सीखते हैं गुण संधि के उदाहरण, यानी उदाहरण भी कह सकते हो, उनको नियम भी कह सकते हो। ठीक है, अगर नियम लिखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को नियम ही ये समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। चलिए कैसे आगे सीखते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है उप प्लस इंद्र। ठीक है, तो ये हो गया, क्या लिखा है, उप प्लस इंद्र लिखा हुआ है। चलिए उप प्लस इंद्रा हो जाएगा उपेंद्रा। कैसे, छोटा ऊ है यहाँ पर प्लस आपका पा है और पा में क्या है, छोटा आ छिपा हुआ है। ठीक है, पा आप बोलते हो ना पा, तो पूरा वर्ड जो होता है आपको पता है, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पर पा है यानी कि छोटा आ छिपा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ई है यानी छोटी ई है, प्लस यहाँ पर आधा ना है, और प्लस आपका क्या है, दा है, और क्या है, रा है। ठीक है, और तो ये आपका क्या हो गया, ये अब छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बन गया, ये आपका बन गया ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ऊ प्लस हलंत वाला पा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंद्र, ना और दा और रा एक साथ लिख लीजिए। अब ये क्या होगा, पा में एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पा में एक ही मात्रा लग जाएगी, तो ऊ और पा में लगेगी एक ही मात्रा, तो पा में एक ही मात्रा लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए है तो एक मात्रा लगेगी, प्लस ये लिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उपेंद्र, और हलंत लगा हुआ है तो हलंत लगा दीजिए, हो गया उपेंद्रा। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको सीखना है। अगला देखिए क्या कहा है, गज प्लस इंद्रा। तो गज प्लस इंद्रा यानी जा में आपका क्या निकल रहा है, जा में आपका आ निकल रहा है। देखिए क्या है, गज प्लस इंद्रा। ठीक है, क्या है, गज प्लस इंद्रा। ठीक है, क्या है आपका, गज प्लस इंद्रा, तो ये हो जाएगा गजेंद्रा, क्योंकि जा में आपका क्या है, जा में हलंत हटाएंगे, क्योंकि आपको पता है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते, तो छोटा आ निकलेगा, प्लस यहाँ पर ई निकलेगा, तो छोटा और ई मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो जा में आप किसको जोड़ोगे, ए की मात्रा को जोड़ोगे, यानी ए जोड़ोगे तो ए की मात्रा हो गई, तो जा में हो गया ए की मात्रा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गजेंद्र। क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गजेंद्र। ठीक है, अब देखिए ना प्लस इति लगा है, यानी ना में आपका क्या जुड़ा हुआ है, ना में आपका छोटा आ जुड़ा हुआ है, तो और प्लस इति में ई है, तो आ और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो ना में आप ए को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ने हो जाएगा। तो ने से आपका क्या होगा, ने, और प्लस ता में छोटी की मतलब यहाँ पर है नेति। ठीक है, इसी तरीके से देव प्लस इंद्र मिलकर बन जाएंगे देवेंद्र। ठीक है, वाह में आ छिपा हुआ है और आ में आप छोटी ई मिलाओगे तो ए बन जाएगा, तो हो जाएगा देवेंद्र। विकला इंद्रिया। ठीक है, यहाँ पर विकल होगा, विकला नहीं होगा, विकल होगा। ठीक है, विकल इंद्रिया, तो यहाँ पे क्या है, ला में क्या है, आ छुपा हुआ है, यानी छोटा आ छिपा हुआ है, छोटी ही है, छोटा और छोटी मिलकर ए बनाते हैं, तो यहाँ पर ला में ए की मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा विकलेंद्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पर बता रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बड़ा आ और छोटी ई को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है महा प्लस इंद्रा हो जाएगा महेंद्रा। कैसे, महा, तो महा में क्या है, महा,
तो हा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, यानी बड़ा आ छिपा हुआ है, और प्लस इंद्रा, तो इंद्रा में ई छिपी हुई है, ई से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा आ और छोटी ई मिलकर क्या बन गया, ये बन गया ए। तो क्या हो जाएगा, माँ प्लस हा में क्या लग जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, यानी हलंत, हा में हलंत लगाए प्लस ए, तो हा में ए की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, हा में ए की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, महेंद्र। इसी तरीके से तथा प्लस इति में था में बड़े आ की मात्रा है, यानी कि बड़ा आ है, और यहाँ पर छोटी ई है, तो बड़ा छोटी मिलकर ए बन जाएगा, यानी था में ए की मात्रा लग जाएगी, तथेति हो जाएगा। यानी इसका वर्ण और इसका वर्ण हम निकाल लेंगे, तो यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यथेष्ट। ठीक है, कैसे करना है आपको अच्छे से समझा दिया है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस अपने आप से करिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर अब देखिए छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए बनता है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है गण प्लस ईशा यानी गणेशा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गण प्लस ईशा। ठीक है, गण प्लस ईशा क्या हो जाएगा, गणेशा। तो देखिए गा और रा में जो है आपका क्या है, हलंत लगाएंगे तो छोटा आ, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो यहाँ पर छोटा आ छिपा हुआ, अगर बड़ा आ होता तो रा में बड़े आ की मात्रा लगी होती। प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, ईशा में क्या है, बड़ी ई है, तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा गा प्लस ड़ा में क्या जुड़ जाएगा, हमारा ए की मात्रा जुड़ जाएगी, और यहाँ पर क्या है, शा, शा को हम पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा शा। तो अब इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा गा और ड़ा में ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ड़ा में ए की मात्रा, यानी ए है तो ए की मात्रा हम लगा देते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा गड़े, और शा में हलंत लगा हुआ है, गणेशा, तो ये इस तरीके से गणेशा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से सुरेशा भी बन जाएगा। रा में आपका क्या है, रा में हलंत लगाइए तो छोटा आ निकला, और ईशा से बड़ी ई निकली है, तो ये आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे, इसलिए रा में क्या लग जाएगा, रा में ए की मात्रा लग जाएगी, जिस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सुरेशा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, दिन प्लस ईशा, तो ना में आपने हलंत लगाया तो छोटा आ निकला, और ईशा में बड़ी ई लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ई बड़ी आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, तो ना में हलंत लगा हुआ है और ना में ए की मात्रा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए लग जाएगा। ठीक है, आ और बड़ी ई मिलकर ए बनाते हैं, तो ना में ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं, बल्कि ए मात्रा लगा दोगे, ए से आप मात्रा लगा दोगे, तो ये हो जाएगा दिनेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए बनते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रमा प्लस ईशा। ठीक है, क्या लिखा है, रमा प्लस ईशा, तो रमा प्लस ईशा लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा रमा प्लस ईशा, तो यहाँ पर माँ में क्या है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो माँ में हलंत लगाया और बड़े आ की मात्रा हमने निकाल ली, बड़े आ की मात्रा है, और प्लस ईशा में क्या है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई है। ठीक है, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन गए, माँ में हलंत लगाया और बड़ा आ और बड़ी मिलकर ए बना दिए। ठीक है, तो ये माँ में बड़ा आ बड़ी, तो अब हम माँ में क्या करेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रमेशा। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं, कैसे इनको हम लिखते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए हम कहाँ पर थे, यहाँ पर रमेशा। अब क्या है, गंगा ईश्वरा। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा ईश्वरा से क्या हो जाएगा, गंगेश्वरा। ठीक है, यानी यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है, यानी बड़ा आ यहाँ से निकलेगा गंगा से। ठीक है, देखिए गंगा को आप अलग करिए, तो एक सेकेंड रुक जाइए, गंगा को आप अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक है, तो गंगा को आप अलग करोगे तो गा में देखिए बड़े आ की मात्रा है, तो बड़ा आ आपका यहाँ पर निकल आया, और यहाँ पर ईश्वर से हो जाएगा बड़ी ई, तो यहाँ पर हो गया बड़ी ई से निकल आया, तो बड़ा बड़ी मिलकर ए बनाते हैं, तो गा आपका गा में हलंत लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा गा में ए की मात्रा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गंगेश्वरा। ठीक है, गंगा प्लस ईशा से गंगेश्वरा हो जाएंगे। इसी तरीके से उमा प्लस ईशा से बन जाएगा उमेशा। ठीक है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, यानी माँ से आपका बड़ा आ निकल आएगा, और यहाँ पर बड़ी ई आपका है ईशा में, तो बड़ी हो गया, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर ए बना देंगे, तो माँ में हलंत लगा हुआ है और माँ में ए की मात्रा लगा देंगे, तो उमेशा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माँ में ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा उमेशा। इसी तरीके से महा प्लस ईशा में महेशा हो जाएगा, बड़ा आ बड़ी ई मिलकर ए बना देंगे, और ये हो जाएगा महेशा। ठीक है,
अब अगला है, हम छोटा आ और छोटा ऊ को यूज़ करते हैं। तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ये अगली बात कही गई है। तो छोटा आ और छोटा ऊ की बात हम कल करते हैं। हम यहीं तक क्लास को रखते हैं क्योंकि क्लास फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। और चलिए हम करा देते हैं, लेंदी नहीं, फिर हमको कल भी पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए करा देते हैं। छोटा आ और छोटा ऊ की बात हम यहाँ पर करा देते हैं। छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बना देते हैं। जैसे यहाँ पर है सूर्य उदय, तो सूर्य से आपका क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, यानी या से आपका क्या निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, और या से आपका छोटा आ निकल रहा है। और यहाँ पर प्लस उदय में क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, यानी कि या में जो हमारा क्या जुड़ जाएगा, ओ जुड़ जाएगा। तो या में ओ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है, सूर्योदय। फिर क्या है, पर प्लस उपकार, रा में छोटा आ निकल रहा है और यहाँ पर ऊ, तो छोटा आ और ऊ मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा परोपकारा। इसी तरीके से वृक्ष प्लस उपरी, तो छा में आपका क्या निकल रहा है, छा में भी आपका छोटा आ निकल रहा है, छोटा आ छिपा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा वृक्षोपरि, ठीक है। हित प्लस उपदेशा में क्या हो जाएगा, हितोपदेशा, यानी ता में छोटा आ निकल रहा है और आ में ऊ को जोड़ोगे तो ओ हो जाएगा, ठीक है। आ में आप क्या करते हो, ऊ को जोड़ते हो तो ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। यही तो हम सीख रहे हैं ना, ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ओ बन जाता है, यानी कि ये हो जाएगा हितोपदेशा। इसी तरीके से पुरुष प्लस उत्तम में शा में आपका आ निकल रहा है और यहाँ पर उत्तम में छोटा ऊ है, मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम, ठीक है, या पुरुषोत्तमः। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बड़ा आ में बड़ा छोटा ऊ जोड़ेंगे तो भी ओ बनेगा। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, छोटा आ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो भी ओ बन जाएगा। बड़ा आ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो भी ओ बनेगा। छोटा आ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी ओ बनेगा। बड़ा आ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी ओ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है परीक्षा प्लस उत्सवा, ठीक है। तो एक समझा देती हूँ, इस तरीके से आप सारे समझ जाइएगा। तो यहाँ पर है परीक्षा प्लस उत्सवा, ठीक है, परीक्षोत्सवा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर छा जो है इसमें आपका बड़ा आ छिपा हुआ है और बड़ा आ और यहाँ पर छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बन जाएंगे आपका ओ, ठीक है। तो यानी छा में आपको क्या जोड़ना है, ओ की मात्रा जोड़नी है। तो छा में आप क्या जोड़ दोगे, ओ की मात्रा जोड़ दोगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा, परीक्षोत्सव, ठीक है, यह परीक्षोत्सवा। फिर महा प्लस उदय में आप क्या कर दोगे, महोदय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आ यहाँ पर छिपा हुआ है और बड़ा और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ठीक है। बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। फिर गंगा प्लस उदकम क्या हो जाएगा, गंगोदकम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटा आ और बड़ा ऊ को हम देखते हैं। तो छोटा आ और बड़ा ऊ जब हम जोड़ेंगे, अगला नियम ये कहता है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर अत्यंत प्लस ऊर्ध्वम, ठीक है। तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, अत्यंतोर्ध्वम, ठीक है। कैसे, यहाँ पर जो ता आपका जो लिखा हुआ है, इस ता में आपका क्या है, छोटा आ छिपा हुआ है और यहाँ पर क्या है आपका बड़ा ऊ है प्लस बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, ठीक है। तो ता में आपकी कौन सी मात्रा जुड़ जाएगी, ओ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो ये ता में आपकी ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा अंत्योध्रम, ठीक है, अंत्योध्रवम, ठीक है। फिर अगला है आपका एक प्लस ऊन, तो क्या हो जाएगा, एकोना। क्यों, क्योंकि का में आपका क्या है, छोटा आ जुड़ा हुआ है, यानी छोटा आ इसमें छिपा हुआ है, प्लस बड़ा ऊ है, ऊन में बड़ा ऊ है, ठीक है, बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर आपका ओ बन जाएगा, यानी कि आपका क्या है, का में आपका क्या जुड़ेगा, ओ जुड़ जाएगा। तो का में ओ जुड़ेगा, हो जाएगा को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एकोन, ठीक है, और यहाँ पे हलन लगाया हुआ है तो इसलिए ये हो जाएगा एकोना, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, गगन प्लस ऊर्ध्वम, तो यहाँ पर ना में क्या है, छोटा आ छिपा हुआ है, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, देखिए ओ बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, ना में ओ की मात्रा हो जाएगी गगनोध्रम, ठीक है, गगनोध्रुवम, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला हमारा पॉइंट कह रहा है
कि बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, ठीक है, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा आ और बड़ा ऊ, जैसे यहाँ पे लिखा महा प्लस ऊर्णम, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है महा, महा प्लस ऊर्णम, ठीक है। अब महा के हा में क्या है, महा के देखिए मा प्लस हा, ठीक है, हलन जहाँ पे लगा देंगे उसमें से हम आ निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। हा में बड़ा आ लगा हुआ है तो बड़ा आ निकल गया, प्लस ऊर्णम में ऊ बड़ा है तो बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बना दिए हैं। तो यहाँ पर हा में क्या लग जाएगा, हा में हलंत लगा हुआ है और हा में क्या लगेगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हो, ठीक है। तो इसी तरीके से महोर्णम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोर्णम। चलिए अब आ प्लस और री मिलकर क्या बनाते हैं, आ प्लस री मिलकर बनाते हैं अर, ठीक है, क्या मिलकर बनाते हैं, आ प्लस री मिलकर बनाते हैं अर, ठीक है, क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए छोटा आ प्लस री मिलकर भी अर बनाते हैं, बड़ा आ प्लस री मिलकर भी अर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रीष्म प्लस ऋतु, ठीक है, यानी माँ में छोटा आ छिपा हुआ है और ऋतु तो री है ही है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीष्मता, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रीष्मता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे, अर बना देंगे, यानी कि ग्रीष्म, ग्रीष्मता हो जाएगा, राजा प्लस ऋषि राजर्षि हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऊपर, अर का मतलब होता है ऊपर वाला रा, ठीक है। चलिए अगला है आपका आ प्लस री हो जाएगा, अर बन जाएगा, अर मतलब होता है ऊपर रा लग जाएगा, जैसे महा प्लस ऋषि लिखा होगा तो ये रा जो है ऊपर आ जाएगा, अर मतलब ऊपर रा, महर्षि हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ब्राह्मण प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि हो जाएगा, ठीक है। अब आ प्लस बड़ा आ होगा और यहाँ पे ली होगा, ठीक है, प्लस ली हो गया, यानी कि छोटा आ प्लस ली हो गया तो भी अभी मैंने आपको बताया क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा, ठीक है। और बड़ा आ प्लस ली होगा तो भी आपका क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। और आपको पता है ली का दीर्घ नहीं होता, ये हमेशा स्वर रहता है, कल मैंने आपको बताया भी था कि ली का दीर्घ नहीं बनता, ये हमेशा क्या रहता है, हस्व ही रहता है। तो अब तव प्लस ली कारा, तो आप क्या लिखोगे, तवल कारा, क्या लिख दोगे, तवल कारा, ठीक है। मम प्लस ली कारा, ममल कारा, समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से हमें पढ़ना है, इस तरीके से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे टॉपिक वृद्धि संधि का, कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और वृद्धि संधि और हम क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि और भी आगे जो भी संधियां हैं हम उनके बारे में, यड़ संधि, आयाधि संधि, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पररूप संधि, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हमने सिर्फ 2 संधियों को आज पढ़ा है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मैं संधि की एक ट्रिक भी बता दूंगी कि आपको संधि कैसे समझना है, इसकी एक वीडियो में ट्रिक बताऊँगी। लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें कराऊँगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की आपको संधि को समझाने की, कि आपको सही तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और जल्दी से लाइक करो अगर अच्छी लगी है, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी संस्कृत जिनको नहीं आती है और जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कवर करना है, बहुत लेंदी भी है। और सारे लगभग टॉपिक्स जो हैं सभी टॉपिक से आता भी है, किसी टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप पेपर के 5 दिन पहले या 10 दिन या 15 दिन पहले पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 20 चैप्टर आपके तो सिर्फ और सिर्फ मैथ में है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो आपका बहुत लेंदी है ये 3rd सेमेस्टर, और हिंदी भी बहुत ज़्यादा लेंदी है। आपको क्या करना है, सारे जितने भी कवि हैं उनका जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, निबंध है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, संस्कृत में भी आपको श्लोक हैं, अभी शब्द है, शब्द रूप हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, श्लोक भी पढ़ना है, इसके साथ साथ गिनतियाँ भी, और गिनतियों के साथ साथ आपके जो क्या बोलते हैं उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, ये आपको संस्कृत में भी पढ़ने हैं 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी पढ़ने हैं। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मिलती जुलती है संस्कृत की, हिंदी से मिलती जुलती व्याकरण होती है, क्योंकि पूरा आपका जो व्याकरण पोर्शन है वो आपको संस्कृत में पढ़ना है। और संस्कृत की जो व्याकरण है वो हिंदी से मिलती जुलती तो है, लेकिन
कुछ थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा भी उसमें पढ़ना होता है, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें आपको अलग भी होंगी। अब जैसे शब्द रूप है, इनको आपको रटना पड़ेगा। संधि में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, और आपको समझना पड़ेगा। और आपके संधि है और समास है, समास भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। समास तो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, आपको समझना उसमें भी पड़ेगा। और सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो अभी से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग पढ़ सके। और सारे क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं हर सब्जेक्ट की, और धीरे धीरे जो भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए हैं उनको भी मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो आपकी मैथ की क्लास तो डेली चलती है, इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा डेली चलता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग, इसीलिए अपने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री मिलेंगी, यानी कि क्लासेस सारी फ्री हैं, सारी आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये आपका एक तरीके से न्यू बैच है, और जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वही चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो सारी क्लासेस लीजिए और अपनी बेहतर तैयारी करिए ताकि आपकी बैक ना लग पाए। मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए, और इसके साथ साथ जो भी आपके सब्जेक्ट वीक हैं उन पर भी आप ज़्यादा फोकस करिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है और हमारे यूट्यूब चैनल का भी लोगो है। इसके साथ साथ वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उस कॉमेंट्स की वजह से मुझे मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए और बाय बाय, टेक केयर।